बच्चों टैक्स रेट कौन कौन से लगते हैं कैपिटल गेन में? तो टैक्स रेट कैपिटल गेन में क्या क्या लगते हैं? एक तो सेक्शन 112A हमने पढ़ा था कि अगर सेक्शन 112A की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी कि हमने जब शेयर्स खरीदे थे उस समय उसके ऊपर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स की पेमेंट हुई थी। अच्छा याद रखना, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स सेलिंग एक्सपेंसेस की तरह ट्रीट नहीं होगा। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स will not be deducted as selling expense। ठीक है, तो सेक्शन 112A कहता है कि अगर सेक्शन 112A की सारी कंडीशन फुलफिल होती है तो 1 लाख रुपए का हमारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा कैपिटल गेन और उसके ऊपर 10% का टैक्स लगेगा। सेक्शन 112 long term capital gain on all assets other than those mentioned under section 112A। तो एक नॉर्मल है सेक्शन 112 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स का, और ये कहता है कि 20% का टैक्स लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर। और क्योंकि टैक्स रेट कम है, क्योंकि स्लैब के हिसाब से मैक्सिमम 30% का टैक्स रेट जाता है, यहाँ कम है, तो कम होने एक तो इंडेक्सेशन का फायदा भी मिला, टैक्स भी कम देना पड़ा, तो कुछ छूट आपको नहीं मिलेगी। क्या? जो डिडक्शन का चैप्टर हम पढ़ेंगे जिसमें डिडक्शन मिलेगी, तो वो डिडक्शन कोई सी भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से नहीं मिलेगी और रिबेट भी नहीं मिलेगी, सेक्शन 87A। तो ये जब हमारा चैप्टर आएगा तब पढ़ेंगे, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वैसे तो टैक्स रेट का यूज यहाँ अभी कुछ होना नहीं था, फिर भी मैंने कहा लॉन्ग कैपिटल गेन का चैप्टर है तो मैं आपको समझा दूं कि एक्चुअल में इस पे कितनी टैक्स रेट होता है। सेक्शन 111A शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स जिस पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स की पेमेंट हुई है एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर। जैसे 112A था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ऐसे ये 111A है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन असेट being shares long term capital sold through recognized stock exchange on which security transaction tax was paid। तो आपको 111A में केवल 15% का टैक्स देना पड़ेगा। अंडर दिस सेक्शन द रेट इज 15% ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन and on transfer of equity shares or equity oriented fund on which security transaction tax was paid। मेन फीचर क्या है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो, लिस्टेड शेयर्स हो, ठीक है, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड हो सकता है, उस पर आपने एसटीटी की पेमेंट करी हो, सब पर अप्लाई होगा, ऐसे कोई भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन स्टॉक इन ट्रेड नहीं होना चाहिए इक्विटी शेयर्स, क्योंकि अगर इक्विटी शेयर स्टॉक इन ट्रेड हो गया तो कैपिटल गेन तो कैपिटल असेट ही नहीं है वो, तो फिर यहाँ पर हम उसकी बात करेंगे नहीं, ठीक है। द सेक्शन डज नॉट कवर ट्रांजेक्शन सच एज बायबैक एंड सेल ऑफ राइट एंटाइटलमेंट्स, वहां पर ये बात नहीं आएगी। डिडक्शन नहीं मिलेगी 80C to 80U, और रिबेट 87 shall be allowed, रिबेट shall be allowed। देखो बच्चों, ये जो बात है हमारी रिबेट अंडर सेक्शन 87A की, ये रिबेट आपको मिलती है एक लिमिट तक, इनकम से ऊपर होता है टैक्स से, तो ये अभी बात की, अच्छा हमने पहले शुरुआत में भी बात करी थी, तो बिल्कुल ये 87A की रिबेट टोटल इनकम पर मिलती है, मतलब टोटल इनकम आपकी एक लिमिट तक होनी चाहिए तो रिबेट मिलती है, तो उस टोटल इनकम में तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी होगा, तो वो कोई कंफ्यूजन नहीं है, सब टाइप की कैपिटल गेन वगैरह सब टाइप की इनकम उस टोटल इनकम में इंक्लूड होती है। बाकी जब हम आगे जाकर चैप्टर करेंगे असेसमेंट पूरे इंडिविजुअल का, उसमें हर टाइप के क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन ऑल असेट्स अदर देन दोज मेंशन इन 111A, तो बाकी सब पे नॉर्मल स्लैब रेट लगता है, इंडिविजुअल का नॉर्मल स्लैब रेट लग जाता है, ठीक है। और कॉन्सेप्ट और डेफिशिएंसी सेक्शन 112, 112A एंड 111A
if total income of resident individual and resident HUF, if there is long term capital gain which is to be taxed 20%, short term capital gain 111A में 15% और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A में 10%, and total income excluding above said income is less than the basic assumption limit. ये क्या मतलब है अभी बताते हैं. Then the deficiency has to be fulfilled from long term capital gain or short term capital gain and only the balance amount will be taxed. This deficiency has to be seen excluding long term capital gain, this, but including such as lottery etc. To calculate deficiency, one can use the following equation. कि बेसिक एजम्पशन लिमिट में से हम माइनस करेंगे. असल में ये सारी चीज़ें आपको मैं सिखा दूंगा, अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. कहाँ पर सिखाऊंगा, जब हम निकालना सीखेंगे असेसमेंट और पूरा टैक्सेशन. अभी तो मैंने बस टैक्स रेट स्टार्टिंग में आपको बताए थे, लेकिन मैं आपको बता दूं ये है क्या और क्या कहना चाह रहा है. मान लेते हैं किसी की इनकम 3.5 लाख तक एग्जम्प्ट है. मान लिया 3.5 लाख तक एग्जम्प्ट है, लेकिन आपको पता है 111A में टैक्स रेट है हमारा 15%. ठीक है, 112 में टैक्स रेट है हमारा 20%. अब मान लेते हैं कि हमारी टोटल इनकम, ये पता है हमें एग्जम्पशन लिमिट कितनी है 3.5 लाख. अब मान लिया ये है 1 लाख, ये है 2 लाख और टोटल इनकम है हमारी 5 लाख. ठीक है, तो अब हम ये कहने लगे जी इस पे तो लगेगा 1 लाख और इस पे 2 लाख पे टैक्स लगेगा, तो 3 लाख पे टैक्स लग गया. लेकिन 5 लाख रुपए में से 3.5 लाख तो फ्री है. 3.5 लाख तो बेसिक एजम्पशन लिमिट है. 3.5 लाख मैंने एक ऐसी एग्जांपल लेकर बता रहा हूं. तो 5 लाख में से 3.5 लाख तो एग्जम्प्ट होते हैं, तो 1.5 लाख पे तो टैक्स लग सकता है, लेकिन आप लगा रहे हो 3 लाख पर, तो वो 1.5 लाख रुपए पर जो टैक्स नहीं लगना चाहिए वो एडजस्टमेंट है. अभी हम इसके बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं, अभी हमारा कोई लेना देना नहीं है. 3-4 चैप्टर के बाद में हमारा असेसमेंट आ जाएगा, मैं उसमें सब कुछ समझा दूंगा आपको. लेकिन एक कॉन्सेप्ट है कि हाँ भाई ये कॉन्सेप्ट होता है, वो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया. ठीक है, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं प्रैक्टिस में. मिस्टर एक्स हैं, इनके पास एक घर है, रेजिडेंशियल हाउस है नागपुर में, और ये 2004 में लिया था, इस साल बेच दिया है और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन बता रखी है, असेसी ने सिल्क ब्रोकरेज दिया है, और फिर इन्होंने एक घर खरीदा है और कैपिटल गेन 13 लाख रुपए का घर खरीदा है. तो घर बेच के घर खरीदा है तो 54, और इन्होंने RECL में पैसा जमा कराया है 54 EC. ठीक है, तो आगे इन्होंने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में भी पैसा जमा कराया है. तो वाजिबा खूब पैसा इन्वेस्ट किया इन्होंने, डिडक्शन चाहिए इन्हें खूब सारी. हमेशा की तरह मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आप भूल जाओ एग्जामिशन. अगर आप एग्जामिशन पहले ध्यान रखोगे तो कैपिटल गेन भी गलत ही निकाल लो. आप पहले कैपिटल गेन निकालने पे कंसंट्रेट करो, एग्जामिशन तो होती रहेगी. तो लॉन्ग टर्म है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन. जो ये मकान बेचा है इन्होंने, ये 55 लाख रुपए में बेचा है. 55 लाख में बेचा है, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 70 लाख है. तो ये तो भैया बहुत ज्यादा फर्क हो गया. हमने पढ़ा था कि भैया आपको 50C सेक्शन याद है आपको, 50C में पढ़ा था, अगर स्टैम्प ड्यूटी 110% ऑफ फुल वैल्यू कंसिडरेशन से, एग्रीड कंसिडरेशन से सेलिंग प्राइस से ज्यादा है तो आपको स्टैम्प ड्यूटी लेनी पड़ेगी. तो ये तो ज्यादा है, तो आपको सेलिंग प्राइस 70 लाख लिया जाएगा. माइनस करेंगे एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर. तो एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर है 2% ऑफ द सेल्स कंसिडरेशन. तो सेल्स कंसिडरेशन 55 लाख है, तो 55 लाख का 2%
1,10,000 हमारा नेट एक्सपेंसेस हो जाएगा, तो नेट सेल्स कंसिडरेशन आ जाएगा 68,90,000। इसमें से लेस करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये खरीदा था 2004-5 में 4 लाख का, 4-5 का इंडेक्स नंबर 113 हमें दे ही रखा है, तो इसका मतलब हमें इसका इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालने में हेल्प मिल गई 11,71,681, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया हमारे पास 57,18,319। ठीक है, तो ये हो गया, यहां तक का काम आपको पहले निकालना है आराम से बिना एग्जम्पशन की टेंशन लिए। कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-24। अब हम यहां पर बात करते हैं एग्जम्पशन की। तो एग्जम्पशन इसे एक तो मिल जाएगी 54 में, घर बेच के घर खरीदा है इसने, तो 54 में मिलेगी, इसने 13 लाख रुपए का घर खरीद लिया है, तो 13 लाख रुपीस तो ये हो गया। साथ ही साथ इसने 5 लाख रुपए ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न से पहले कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा करा दिए, तो इसका मतलब 13 लाख प्लस 5 लाख, तो 18 लाख रुपीस की एग्जम्पशन तो इसे 54 में मिल जाएगी। और इसने RECL के बॉन्ड खरीदे हैं 10 लाख रुपीस के, तो 10 लाख रुपीस के बॉन्ड है, तो 54 EC में एग्जम्पशन मिल जाएगी इसे। 10 लाख देख लेते हैं 6 महीने में खरीदे हैं या नहीं, तो इसने खरीदे हैं 10 अप्रैल को, 4 नवंबर के बाद में 6 महीने के अंदर अंदर खरीद लिए, क्योंकि इसके पास जो टाइम था खरीदने के लिए वो 4 मई तक का था, तो इसने अप्रैल में खरीद लिए। तो 54 में RECL में जो पैसा जमा किया है उसकी डिडक्शन मिल जाएगी, तो इसके लिए टैक्सेबल जो हो जाएगा 29,18,319 टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। तो इस तरीके से इसने जो है काफी टैक्स बचा लिया, थोड़ा और पैसा जमा करा देता तो और ज्यादा अमाउंट इसकी। मिस्टर एक्स ने ट्रांसफर किया है वैकेंट साइट 28 अक्टूबर 22 को 100 lakhs में। ये साइट उसने 2005-6 में परचेस की थी, उसने डिपॉजिट किया 50 लाख रुपीस RECL में, तो ये आपको EC में डिडक्शन देती है, और फिर उसने NHAI के बॉन्ड फिर से खरीद लिए हैं 20 लाख के। सबसे पहली गलती तो इनसे ये हो गई कि मैक्सिमम 50 लाख रुपए की आपको एग्जम्पशन मिल सकती है अंडर सेक्शन 54 EC जो बॉन्ड खरीदने पे होती है, लेकिन इन्होंने 70 लाख के खरीद लिए। लेकिन पहले हम कैपिटल गेन निकालते हैं और बाद में बात करेंगे इसकी। लॉन्ग टर्म तो है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो सेलिंग प्राइस है वो 100 lakhs है, तो 1 करोड़ लेस होगा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, खरीदा था 9,99,300, और जो ईयर था 2005-6, और 2005-6 का इंडेक्स नंबर 117 होता है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसकी हमारी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगी 28,27,079, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा 71,72,921। लेस होगा एग्जम्पशन
अंडर सेक्शन 54 EC REC के खरीदे हैं 50 लाख के और NHAI के 20 लाख 6 महीने में खरीदना होता है, इन्होंने 6 महीने में ही खरीद लिया, टोटल 70 लाख, लेकिन मैक्सिमम हो सकता है 50 लाख, तो इन्हें 50 लाख की एग्जम्पशन मिल जाएगी और टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा 21,72,921। तो इन्वेस्टमेंट भी इन्होंने पूरा किया लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 32, मिस्टर एक्स ने 100 शेयर्स परचेज किए हैं एट द रेट ऑफ 1000 पर शेयर 2005 में, इन्हें बोनस शेयर मिला है 21 में 1:1 मतलब एक के बदले में एक, और इनको डिविडेंड भी मिला है। He has sold all the shares on 1st October at the rate of 3000 per share through a recognized stock exchange, brokerage भी दी है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स भी दिया है। मार्केट वैल्यू दे रखी है 31 जनवरी 18 को, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स भी दे रखा है, कंप्यूट हिज टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर एज्यूमिंग दैट ही इज हैविंग नो अदर इनकम, जो हमें दिया है इसके अलावा और कोई इनके लिए इनकम नहीं है। तो ये था पूरा क्वेश्चन। अब इनके पास एक तो शेयर्स हैं ओरिजिनल, जो 1000 है, और बोनस शेयर्स भी है इनके पास जो 1000 है। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग, इनके पास शेयर 1/4/2005 से लेकर इन्होंने जो सेल किया है 1/10/22, लॉन्ग टर्म है, एक साल से ज्यादा होते ही लॉन्ग टर्म हो जाता है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, इन्होंने जो सेल किया है 3000 के हिसाब से सेल किया है, तो 1000 जो हमारे पास शेयर्स थे ओरिजिनल वाले 3000 के हिसाब से सेल करें, तो ये हो गया 1000 शेयर्स, 100 शेयर्स हैं, सॉरी 1000 के हिसाब से खरीदे थे, शेयर्स 100 है, तो 3 लाख रुपीस के शेयर्स हो गए। अब ये सेक्शन 112A में कवर होता है क्योंकि रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू शेयर्स बेचे हैं और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स की पेमेंट करी है और लॉन्ग टर्म है। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोगों को इंडेक्सेशन अलाउ नहीं होता और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम लेते हैं। तो इसके अंदर एक तो हम लेते हैं फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 31 जनवरी 18 जो है 2 लाख, फिर सेलिंग प्राइस है 3 लाख। तो इन दोनों में से जो भी कम होता है वो लेते हैं, विच एवर इज लोअर, 2 लाख। फिर इसको इसके एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से कंपेयर करते हैं, जो है कि 1 लाख है, 100 इंटू 1000, और जो भी ज्यादा होता है विच एवर इज हायर, उसे हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेते हैं। तो 2 लाख रुपीस हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी एक्स पर सेक्शन 112A। और यहाँ ब्रोकरेज भी दिया है, लेस ब्रोकरेज, शुरू में लेस करना चाहिए था, भूल गया तो अब लेस कर रहा हूँ। 3 लाख का
1%। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लेस नहीं होता है, वो एज ए एक्सपेंस अलाउ नहीं होता है। और हमारा 97,000 आ जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A। अब हम बात करते हैं बोनस शेयर्स की। जो बोनस शेयर्स हैं ये मिले हैं 110-21 को, 112-21 को, और इन्होंने सेल आउट कर रहे हैं 110-22। तो ये लेस देन 1 ईयर है, इसका मतलब ये सेक्शन 111A में कवर्ड है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटीज। तो फुल वैल्यू कंसिडरेशन 100 into 3,000, 3 lakh, लेस एक्सपेंसेस 3,000। तो नेट सेल कंसिडरेशन आ जाएगा हमारे पास 2,97,000 लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील, क्योंकि बोनस शेयर्स है और बोनस शेयर फ्री में मिलते हैं। तो हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा 2,97,000। तो 2,97,000 हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है और 97,000 हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो टोटल इनकम पूछा हमसे। तो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A 97,000, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A 2,97,000। तो 3,94,000 टोटल इनकम हो गई। तो ये था क्वेश्चन नंबर 32, इसमें यही पूछा था हमसे। क्वेश्चन नंबर 33, मिस्टर एक्स ने एक्वायर किया रेजिडेंशियल हाउस 2002 में 10 लाख में। इम्प्रूवमेंट करा इन्होंने 2004 अक्टूबर में 2 लाख का। इन्होंने हाउस प्रॉपर्टी को बेचा है अक्टूबर 22 में 75 लाख में। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 80 लाख है और इसने 25 लाख रुपए का एक घर भी खरीदा है और 20 लाख NHAI के बॉन्ड में डिपॉजिट किया है। हमें कैपिटल गेन निकालना है और पूछा है कि क्या होगा कि अगर जनवरी 22 में जो नया घर खरीदा है वो दिसंबर 23 में बेच दिया जाए। तो ऐसे हमने काफी क्वेश्चन किए हैं। सबसे पहले कैपिटल गेन निकालते हैं असेसमेंट ईयर 2023-24। तो यहाँ हमने जो सेल किया है वो 75 लाख में किया है और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 80 लाख है। तो हमें देखना है कि इसकी वैल्यूएशन क्या ली जाएगी। तो 75 लाख ली जाएगी या 80 लाख ली जाएगी। तो चलिए देखते हैं। इसमें फुल वैल्यू कंसिडरेशन लेते हैं और इसमें हमें बता रखा है कि इन्होंने बेचा है 75 लाख में और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 80 लाख। तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू is more than
द सेलिंग प्राइस 80 lakh इज मोर देन 75 lakh। तो 80 लाख ज्यादा है। अगर ये 110% सेक्शन 50C क्या कहता है कि अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 110% 110% ऑफ सेलिंग प्राइस से ज्यादा है तो हमें स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेनी पड़ेगी। इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू सेलिंग प्राइस के 110% से ज्यादा नहीं है तो हमें कायदे से जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो नहीं लेनी चाहिए, एक्चुअल सेल कंसिडरेशन ही लेना चाहिए। यहाँ लिखा है द वैल्यू ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रॉपर्टी वाज बाय द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अथॉरिटी फॉर रजिस्ट्रेशन, और कुछ अलग से स्पेसिफिकली नहीं लिखा है क्वेश्चन में। तो हमें पीरियड ऑफ होल्डिंग तो लॉन्ग टर्म है, तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, तो हमें फुल वैल्यू कंसिडरेशन 75 लाख ही लेना चाहिए क्योंकि 110% से ज़्यादा नहीं है। लेस करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो जो खरीदा था ये 10 लाख में खरीदा था और ये जो बेचा है ये इन्होंने अक्टूबर 22 में बेचा है, तो इंडेक्स नंबर इस साल का हो गया। और खरीदा था 2001-2 में, 2001-2 का इंडेक्स नंबर 100 है, तो ये हो गया 33,10,000। और इन्होंने इम्प्रूवमेंट भी किया है, तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट 2 लाख रुपए इन्होंने खर्च किए हैं अक्टूबर 2004 में। इसका मतलब 45 का इंडेक्स नंबर है 113। तो ये जो अमाउंट आती है 5,85,841, तो लेस कर देते हैं। $36,04,159, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया। अब इसमें एग्जम्पशन की बात करते हैं। तो इन्होंने एक रेजिडेंशियल हाउस खरीदा है 25 लाख रुपए का जनवरी 2022 में, और तभी इन्होंने जो बेचा है अक्टूबर 2022 में, तो खरीदने का टाइम 1 साल पहले 2 साल बाद तक का है, कोई टेंशन नहीं है। तो लेस एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 25 लाख रुपए, उसने 20 लाख रुपए कैपिटल बॉन्ड में इन्वेस्ट किए जून 23 में। बेचा कब है? बेचा है सेलिंग प्राइस, तो खरीदा था जनवरी 2002 में और बेचा है इसने अक्टूबर 22 में। तो अक्टूबर 22 के 6 महीने के अंदर अंदर इसे खरीदना चाहिए था, मतलब मार्च
23 तक, लेकिन इसने जून में खरीदे, तो इसे एग्जम्पशन अंडर सेक्शन, जो इसने 54 EC वाले खरीदे हैं, ये एग्जम्पशन नहीं मिलेगी इसे, क्योंकि इसने 6 महीने के बाद में खरीदे हैं, 6 महीने के अंदर अंदर इसे खरीदने चाहिए थे। तो दो ही यहाँ पर पैसा लगा रखा है इन्होंने, तो यहाँ पर टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा 11,04,159। तो ये तो नॉर्मल हो गया कैपिटल गेन हमारा। अब आगे बोला है कि आप टैक्स का कॉन्सिक्वेंस बताइए, एंड इन विच असेसमेंट ईयर इट वुड बी टैक्सेबल इफ द हाउस प्रॉपर्टी एक्वायर्ड जनवरी 22 की जो नई प्रॉपर्टी है, इन्होंने नई जो प्रॉपर्टी खरीदी थी जनवरी में 25 लाख की, जिस पर हमने एग्जम्पशन लिया, इसको इन्होंने बेच दिया है, और बेचा है दिसंबर 23। दिसंबर 23 का मतलब प्रीवियस ईयर 23-24, असेसमेंट ईयर 2024-25। 40 लाख रुपए में इन्होंने बेचा है, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 40 लाख। पीरियड ऑफ होल्डिंग, तो जनवरी 22 से लेकर दिसंबर 23, तो लेस देन 2 इयर्स, इसका मतलब शॉर्ट टर्म। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 40 लाख माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो इन्होंने जो खरीदा है 25 लाख रुपए का खरीदा था ये, और इस पे डिडक्शन इन्हें 25 लाख की मिल गई थी, तो जितनी डिडक्शन मिल जाती है वो लेस कर देते। तो ये एक तरीके से हमारे लिए फ्री की एसेट थी, और ये टैक्सेबल तो टैक्सेबल भी हो जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हमारे लिए टैक्सेबल हो जाएगा 40 लाख रुपए का। क्वेश्चन नंबर 34, मिस्टर एक्स रिसीव्ड ए वैकेंट साइट एज ए गिफ्ट नवंबर 2008 में इन्हें गिफ्ट मिला है। ये साइट फ्रेंड ने अप्रैल 2002 में 3 लाख रुपए में खरीदी थी। मिस्टर एक्स ने इस पे बिल्डिंग बना दी 9-10 में 15 लाख खर्च करके। इन्होंने और एक्सटेंशन किया है 11-12 में 5 लाख रुपए खर्च करके। मिस्टर एक्स ने सोल्ड की है मशीनरी जनवरी 23 में 55 लाख में, लेकिन जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन ली गई है अथॉरिटी की तरफ से वो 65 लाख है। तो हमें कैपिटल गेन निकालना है। कैपिटल गेन निकालते हैं, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अगर 110% ऑफ सेलिंग प्राइस से ज्यादा है तो स्टैम्प ड्यूटी लेनी पड़ेगी। यह है 65 लाख और ये है 55 लाख। तो जो हमारा एग्रीगेट सेल कंसिडरेशन होता है उसके 110% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो ज्यादा है
इट मीन्स यहां पर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो फुल वैल्यू कंसिडरेशन क्या लेना पड़ेगा, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 65 लाख। इसमें से लेस होगा, कोई एक्सपेंसेस हैं ट्रांसफर पर, तो एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर तो कोई है नहीं। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ये 2008 से 2022-23 तक इनके पास है, तो ये बहुत लॉन्ग टर्म आराम से ही हो गया। इन्होंने जो खरीदा था वो तो गिफ्ट में मिला था, तो ऐसी सिचुएशन में जो प्रीवियस ओनर होता है उसकी कॉस्ट लेते हैं, जो अप्रैल 2002 में 3 लाख है। अप्रैल 2002 का मतलब 2002-23 का है, और इसका इंडेक्स नंबर 105 है। $9,45,714। तो ये इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गई। 15 लाख रुपए इन्होंने और करे खर्च इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, और जो डिवाइड है वो होगा, जिस साल हुआ 9-10, और जो 9-10 है उसका इंडेक्स नंबर होता है 148। तो 15 लाख इंटू 331 डिवाइड बाय 148, यह आ जाएगा 33,54,730। तो ये भी हो गया। फर्दर एक्सटेंशन 11-12 में 5 लाख की हुई है। और ये जो 5 लाख रुपए खर्च करेंगे 11-12 में खर्च करें, जब इसका इंडेक्स नंबर था 184। तो 5 लाख इंटू 331 डिवाइड बाय 184, 899,457। तो हमारा आ जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो ये आ जाएगा 13,99,000 रुपीज। हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है टोटल। हमसे यही बात पूछी गई थी। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 करते हैं बच्चों, आप भी मेरे साथ साथ कर सकते हैं। चैप्टर के लास्ट में है, अब हम थोड़े से क्वेश्चंस बचे हैं, और अब तक मुझे उम्मीद है आपको थोड़ी प्रैक्टिस भी हो गई होगी, चैप्टर थोड़ा अच्छा भी लगने लगा होगा। 1 जून 2010 को मिस्टर एक्स ने स्टार्ट किया बिजनेस, और ये डील कर रहे हैं प्लॉट्स में। इन्होंने कन्वर्ट किए हैं 8 प्लॉट्स स्टॉक इन ट्रेड में। तो ये है सेक्शन 45 सबसेक्शन 2, कन्वर्जन ऑफ स्टॉक कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। ये कैपिटल गेन लगता है, इस पर ट्रांसफर माना जाता है, लेकिन टैक्सेबल उस साल होता है जिस साल में ये स्टॉक इन ट्रेड असल में बिकता है। तो यहाँ लिखा है कि ही रिकॉर्डेड द प्लॉट इन हिज बुक्स एंड 30 lakhs बीइंग द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द डेट। तो ये 30 लाख रुपए की फेयर मार्केट वैल्यू है, यही फुल वैल्यू कंसिडरेशन माना जाता है ट्रांसफर के लिए। 2010 में इसने कन्वर्ट किया था, लेकिन 2022 में ये बेच पाया है ये प्लॉट 70 लाख में। ये प्लॉट इसने 2001-2002 में 8 लाख में खरीदे थे। तो कैपिटल गेन हमारा जो निकलेगा, कौन से ईयर में निकलेगा, असेसमेंट ईयर
2023-24। पीरियड ऑफ होल्डिंग 2001-2 से लेकर 1 जून 2010 तक तो लॉन्ग टर्म है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन सेक्शन के हिसाब से 45 सबसेक्शन 2 के हिसाब से फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेते हैं फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, और फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन है 30 लाख, तो इसका हम 30 लाख रुपीस फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ले लेंगे। लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस होगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 8 लाख, मल्टीप्लाई करेंगे 2010-11 के इंडेक्स नंबर से। 2010-11 का इंडेक्स नंबर 167, 2001-2 का इंडेक्स नंबर 100, तो इसकी इंडेक्स वैल्यू हो जाएगी 13,36,000 और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा 16,64,000। ठीक है, ये तो हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब इसने एक घर खरीदा है तो इसका मतलब इसको एक 54F में एग्जम्पशन मिल सकती है कि अदर देन हाउस बेचा हो और आप हाउस खरीद लें तो आपको 54F में एग्जम्पशन मिल सकती है इस क्वेश्चन में। तो इसने एक घर खरीदा है और लेकिन ये घर इसी साल बेच भी दिया। अब ये जो नया घर खरीदा है इसको अगर सेम ईयर में सेल आउट नहीं किया होता तो एग्जम्पशन मिल जाती, बाद में वो विड्रॉ हो जाती। लेकिन जब क्योंकि इसने इसी साल खरीद कर इसी साल बेच दिया तो इसका मतलब इसे एग्जम्पशन ही नहीं मिलेगी। तो ये बात तो यहीं खत्म हो गई कि इसे एग्जम्पशन मिलेगी या नहीं, तो नहीं मिलेगी, और ये हमारा आंसर आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ प्लॉट्स। अब ये बिजनेस इनकम भी निकाली जाएगी, क्यों? क्योंकि 30 लाख रुपीस का एक तरीके से इसका कॉस्ट हो गया और 30 से ऊपर कितने में बेचा है वो डिसाइड करेगा कि इसे कितना प्रॉफिट हुआ। इसने 70 लाख में बेचा है तो बिजनेस इनकम हो जाएगी 70 लाख माइनस 30 लाख, तो 40 लाख रुपीस बिजनेस की इनकम है इन प्लॉट्स को बेचने पर। तो ये दो टाइप की तो इनकम हमारी आ गई। इसके अलावा इसने ये जो नया घर खरीदा था इस नए घर को भी इसने बेच दिया है, तो इस पे भी कैपिटल गेन निकलेगा। तो हाउस प्रॉपर्टी पर कैपिटल गेन निकलेगा। पीरियड ऑफ होल्डिंग तो एक साल के अंदर अंदर है तो शॉर्ट टर्म है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन तो इसने 63,50,000 में सेल आउट कर दिया इसको, तो 63,50,000 में सेल करा, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 85,50,000। असेसी ने कहा असेसिंग ऑफिसर से कि भैया मेरे हिसाब से मैंने ये घर बेचा है 63,50,000 में और आप कह रहे हो 85,50, ये तो बहुत ज्यादा है। तो इसका रेफरेंस दिया वैल्यूएशन ऑफिसर को और वैल्यूएशन ऑफिसर ने इसकी वैल्यू और बढ़ा दी 8720। तो हमने पढ़ा था कि भैया अगर वैल्यूएशन ऑफिसर इसकी वैल्यू और बढ़ा देता है तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ही ली जाएगी, क्योंकि वो गवर्नमेंट की डिसाइडेड वैल्यू है और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है वो इसकी एक्चुअल सेलिंग प्राइस के 10% से ज्यादा है तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ही ली जाएगी। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 85,50,000, तो 85,50,000 स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ली जाएगी लेस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। तो यहां पर लिखा है 1% का ब्रोकरेज दिया है। अब 1% का जो ब्रोकरेज दिया वो इसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पर नहीं दिया होगा, उसकी एक्चुअल वैल्यू पर दिया होगा, एक्चुअल सेलिंग प्राइस पर दिया होगा। तो एक्सपेंसेस हैं एक्चुअल सेलिंग प्राइस 63,50,000 का 1%, तो ये आ जाएगा 63,500 और नेट सेल कंसिडरेशन आ जाएगा 84,86,500। ठीक है, इसमें से लेस करते हैं हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म है, इंडेक्सेशन तो होगा नहीं। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 15 लाख, इसने 15 लाख में खरीदा। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है, इसने मकान बनाने पे खर्च किए 10 लाख रुपए।
तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा 59,86,500। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, बिजनेस इनकम, सब कुछ मिलाकर ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगा 16,64,000, 59,86,500 एंड 40 लाख। तो इसका मतलब इनके पास जो इनकम आ जाएगी वो आ जाएगी 1,16,50,500। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 था ये। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। मिस्टर सुनील हैं और इन्होंने एक एग्रीमेंट किया है मिस्टर धवल के साथ सेल करने के लिए 16/8/22 में 80 लाख में रेजिडेंशियल हाउस बेच रहे हैं और 20% इनको पेमेंट मिलेगा अकाउंट पे ही बैंक ड्राफ्ट से 60% पोजीशन पर, बैलेंस आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी। तो इन्हें इंस्टॉलमेंट में थोड़ा थोड़ा करके पैसा मिल रहा है। मिस्टर धवल है वाज हैंडेड ओवर द प्रॉपर्टी ऑन 15 December 2022 and the registration process was completed on 14th of January 2023 और एग्रीमेंट के हिसाब से पेमेंट हो गई। स्टैम्प ड्यूटी अथॉरिटी की अलग अलग वैल्यूएशन है। एक है 16/8/22 को, इनका जो एग्रीमेंट हुआ था वो हुआ था 16/8/22 को और उस दिन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी 90 लाख और रजिस्ट्रेशन हुआ है 14/1/23 को, उस दिन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 91,50,000। अब सवाल ये उठता है कि क्या लिया जाए। तो सेक्शन 50C कहता है कि ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट हमें स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेनी है और ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 90 लाख, तो हमें 90 लाख ही लेना है। ये प्रॉपर्टी 10 लाख की ली गई थी और इस पर इन्होंने एक और नया घर खरीदा तो हमें कैपिटल गेन निकालना है। तो कैपिटल गेन निकालते हैं असेसमेंट ईयर 2023-24। लॉन्ग टर्म है क्योंकि बहुत पहले खरीदा था। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मतलब सेलिंग प्राइस वो लेंगे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट, क्योंकि इनका जो प्राइस है वो है 80 लाख और 90 लाख 110% ऑफ 80 लाख से ज्यादा है, तो हम 90 लाख वैल्यू ले लेंगे एज पर सेक्शन 50C। लेस करेंगे एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, वो है नहीं, लेस करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 10 लाख इंटू 331/100, तो 33,10,000 और ये आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 56,90,000। इन्होंने एक घर खरीद लिया 35 लाख रुपए का और, तो एक घर बेचकर एक नया घर खरीदा है, तो घर बेचकर घर खरीदने पर याद करो कौन सी थी एग्जम्पशन, बोलो एग्जम्पशन कौन सी थी? सेक्शन 54। घर बेचकर घर खरीदो तो सेक्शन 54 की एग्जम्पशन मिलेगी और टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा 21,90,000। ठीक है बच्चों, और इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन पर मैं आ गया हूं, क्वेश्चन नंबर 37। मिस्टर एक्स के पास में बहुत सारी एसेट है लेकिन उनके पास में घर नहीं है, उसने सारी एसेट बेची और हमें टैक्स लायबिलिटी बतानी है। हो सकता है ये एसेट्स बेचकर 54F के हिसाब से घर खरीद कर एग्जम्पशन लेना चाहते हो। इनके पास शेयर्स हैं नॉन लिस्टेड
जो इन्होंने बेचे हैं 12 लाख रुपए के और खरीदे थे 1,30,000 रुपए के। ठीक है, तो इस पर हम कैपिटल गेन निकालते हैं, लॉन्ग टर्म है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो इन्होंने बेचे हैं वो 12 लाख रुपए में बेचे हैं, और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लॉन्ग टर्म है। 1,30,000 में खरीदे थे, 2007-8 के इंडेक्स नंबर से डिवाइड कर देंगे 129, और 3,33,566 इनका इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगा, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा इनका 8,66,434। अब हमें अगर बहुत सारी असेट्स को सेल किया है तो 54F लेने के लिए हमें चतुराई लगानी पड़ेगी, दिमाग लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ। 1/4/2001 को उसने सेल करनी थी ज्वेलरी मिस्टर वाई को 3,50,000 में, जो इसने 96 में खरीदी थी, लेकिन सेल हो नहीं पाई। अब 18 लाख में ये बिकी है और एक्सपेंसेस हुए हैं। तो हम ज्वेलरी की बात करते हैं, लॉन्ग टर्म है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो ज्वेलरी सेल आउट हुई है अब 18 लाख में हुई है, लेस करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ज्वेलरी पुरानी है, 96 में खरीदी थी 180, और जो 1 अप्रैल 2001 को सेलिंग प्राइस 350 था, तो हम एग्रीड फेयर मार्केट वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं कि यही फेयर मार्केट वैल्यू है 3,50,000 इंटू 331/100, तो ये आ जाएगा। अच्छा, इस पे एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर है, पहले हमें एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर माइनस करने हैं हर हालत में, क्योंकि 54F की एग्जम्पशन नेट सेल कंसिडरेशन के हिसाब से मिलती है। और एक्सपेंसेस हैं 30,000, तो 17,70,000 नेट सेल कंसिडरेशन है। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है हमारी 11,58,500, और इस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया है 6,11,500। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एसेट की। इनके पास में इन दिसंबर 20 ऑल्सो परचेज्ड ए स्मॉल रेजिडेंशियल हाउस 2 लाख, तो ये तो 54F के लिए इन्वेस्टमेंट हो गई, और इसने 1,60,000 रुपये 20 जनवरी को डिपॉजिट भी कराए हैं पब्लिक सेक्टर बैंक में कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में। इसका मतलब 3,60,000 इसने इन्वेस्ट कर दिए। 15 जनवरी को इसने NHAI के बॉन्ड खरीदे, तो ये 80EC के लिए है। और थर्ड पॉइंट में लिखा है कि डिबेंचर्स हैं अनलिस्टेड, जो इसने 19 में परचेज किए थे वो भी बेचे हैं। तो डिबेंचर्स की बात करते हैं, 19 में खरीदे थे 2000 अप्रैल में, और 31 दिसंबर को सेल आउट कर रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म है। फुल वैल्यू कंसिडरेशन है 1,40,000, और जो डिबेंचर्स होते हैं उनमें हमें इंडेक्सेशन का ऑप्शन नहीं मिलता है, तो हमने 80,000 में खरीदे थे, तो 80,000 ही लेस होगा और हमारा कैपिटल गेन आ जाएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 60,000। तो एक हमारे डिबेंचर्स भी, मोटर कार इन्होंने सेल करी है। अब जो मोटर कार होती है वो अगर बिजनेस की है तो अलग बात है, नहीं तो पर्सनल मूवेबल एसेट हमारी कैपिटल एसेट नहीं होती है, तो इसलिए मोटर कार नॉट टैक्सेबल, ये हमारी कैपिटल एसेट ही नहीं होती है।
इक्विटी शेयर्स 21 में खरीदे थे और इन्होंने 22 में बेच दिए हैं, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है इन्हें 111A में। तो शेयर्स के लिए शॉर्ट टर्म है, 1 साल से कम पीरियड के लिए है। फुल वैल्यू कंसिडरेशन है 10 लाख लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 2 लाख। तो इन्हें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है अंडर सेक्शन 111A 8 लाख, जिस पर 15% के हिसाब से टैक्स देना पड़ता है। टैक्स की अमाउंट कम होती है, जिस पर टैक्स का अमाउंट कम देना पड़ता है। अब हमारे पास मेन मुद्दा आया कि जो इन्होंने एग्जम्पशन लेनी है वो कौन सी एग्जम्पशन मिलेगी और कौन से सेक्शन में मिलेगी, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। देखिए, एक तो इन्होंने घर खरीदा है 54 की एफ की एग्जम्पशन मिलेगी, और इन्होंने NHAI के बॉन्ड खरीदे, पता नहीं क्यों खरीदे, उन्हें तो एग्जम्पशन मिलेगी नहीं क्योंकि वो घर बेचा तो है नहीं, तो NHAI के बॉन्ड तो बेकार में खरीद लिए इन्होंने। अब हमारे पास जो ऑप्शन है डिडक्शन के लिए, हमारे पास कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट हो और उसके ऊपर हम डिडक्शन ले सकते हैं। जो शेयर्स है ये तो एलिजिबल नहीं है। यहाँ पर अगर हमने शेयर्स के अगेंस्ट में 54F की एग्जम्पशन ली, तो 54 एग्जम्पशन के लिए हमारे को जो परसेंटेज मिलता है वो था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अपॉन नेट सेल कंसिडरेशन। तो इसको हम परसेंटेज में निकाल लेते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सी असेट के लिए कितने परसेंट की हमें डिडक्शन मिलेगी। जैसे अगर हम शेयर्स के अगेंस्ट में कहें कि हमने नया घर खरीदा है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 866,434 डिवाइड बाय 12 लाख इंटू 100, तो हमें 72.2% का डिडक्शन मिलेगा। अगर मैं ज्वेलरी के लिए जाऊं तो मुझे 6,11,500 अपॉन 17,70,000 इंटू 100, मुझे मात्र 34.55% का डिडक्शन मिलेगा। और अगर मैं डिवेंचर के लिए जाऊं तो मुझे 42.86% का डिडक्शन मिलेगा। तो मेरे लिए सबसे अच्छा और फायदे का सौदा है, अगर मैं ये कहूं कि मैंने जो घर खरीदा है 54F के लिए, वो शेयर्स के लिए खरीदा है। सबसे पहले रैंकिंग करें तो शेयर्स, डिवेंचर्स और ज्वेलरी। शेयर्स के बाद डिवेंचर का नंबर तभी आएगा जब मैं 12 लाख से ज्यादा नए घर में इन्वेस्ट करूं, और नए घर में मैंने केवल 3,60,000 इन्वेस्ट किया है। 2 लाख का घर खरीदा है और मैंने 1,60,000 कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा किया है। तो पूरा पैसा अगर मैं 12 लाख करूंगा तो मुझे इतने की डिडक्शन मिलेगी। यहाँ तो सीधी सी बात है। तो यहाँ पर मैं 54F के लिए एग्जम्पशन लेता हूँ अगेंस्ट शेयर्स, क्योंकि वहां पर मुझे सबसे ज्यादा डिडक्शन मिलने वाली है। तो हमारे को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डिवाइड बाय नेट सेल कंसिडरेशन मल्टीप्लाई बाय अमाउंट इन्वेस्टेड, तो 866,434 इंटू 3,60,000 डिवाइड बाय 12 लाख। तो जो मुझे डिडक्शन मिल रही है वो मिल रही है 2,59,930। अगर मैं इसके अलावा किसी और चीज के लिए जाऊंगा तो मुझे ज्यादा ही टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि डिडक्शन कम ही मिलेगी। इससे ज्यादा डिडक्शन मुझे किसी के अगेंस्ट में नहीं मिलेगी। तो सबसे ज्यादा जरूरी यही होता है 54F में हिसाब लगाना कि मुझे किसके लिए जाना चाहिए।
तो 6,06,504 ये मेरी इनकम हो गई। अब हमसे बोला टैक्स भी निकालिए, तो टैक्स निकालने के लिए तो काफी मेहनत करनी पड़ेगी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शेयर्स पर 6,06,500 यहाँ लिखता हूँ, शेयर्स पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 6,06,504 रुपीज, और ज्वेलरी पर 6,11,500, डिबेंचर्स पर 60,000 और मेरे पास वो शेयर्स भी हैं अंडर सेक्शन 111A 8 लाख। तो मेरी जो टोटल इनकम है वो है, काफी अच्छी खासी इनकम कमा ली मैंने जो पैसा टोटल कमाया वो है 20,78,004 रुपीज, जो राउंड ऑफ हो जाएगा 20,78,000। अब इसके ऊपर मुझे देना है टैक्स, तो इसके ऊपर टैक्स देने के लिए ये सेक्शन 112 पर है, इस पर 20% का टैक्स लगता है, और ये सेक्शन 111A है, इस पे 15% का टैक्स लगता है। तो ये टोटल मिलाकर हो गया है 20,78,000 माइनस 8 लाख, तो ये हो गया 20,78,000। अब 2,50,000 की हमें एग्जम्पशन मिलती है, लिमिट होती है एग्जम्पशन लिमिट, इसमें से लेस हो जाएगी वो, 111A में से अलाउ नहीं होती है वो। तो ये 10,28,000, इसके ऊपर 20% का टैक्स देना पड़ेगा मुझे, 2,05,600, इस पे 15%, तो 8 लाख का 15%, 1,20,000 का टैक्स इस पर, तो टोटल मिलाकर 3,25,600 का टैक्स इसमें ऐड होगा। मेरा 4% सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 13,024, और मेरा 3,38,624 आ जाएगा, जो राउंड ऑफ हो जाएगा अंडर सेक्शन 288B, और ये रह जाएगा 3,38,620। तो ये टैक्स पेबल आ गया। तो आप लोगों को इस चैप्टर, लंबे चौड़े तगड़े चैप्टर में मैंने काफी क्वेश्चंस किए, काफी कॉन्सेप्ट बताए। उम्मीद है यहाँ तक आपने सब कुछ बहुत अच्छे से किया, समझ में आया होगा। कैपिटल गेन का एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हर क्वेश्चन हर साल चेंज हो जाता है, क्योंकि इसमें इंडेक्स नंबर सबके चेंज हो जाते हैं। बहुत मेहनत करनी पड़ती है इस चैप्टर की वीडियो बनाने के लिए, असाइनमेंट बनाने के लिए। आपको अच्छा लगा आप अपने फ्रेंड्स को बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बताइए, कमेंट करिए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। कमेंट जरूर करिए, मुझे बताइए, अगर इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो भी बताइए। तो मैं आपका वेट करूंगा कमेंट्स का, और बहुत सारे चैप्टर्स और हजारों वीडियो इस चैनल में और आने वाली है। हजारों कह रहा हूं मैं, बहुत वीडियो आने वाली है।